हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर का जन्म मध्य एशिया में हुआ था, फरगना के एक छोटे से प्रांत में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और बाबर जो है उसकी नसों में दो महान विजेताओं का रक्त दौड़ रहा था। यदि हम बात करें उसके वंशजों की, तो बाबर जो है पितृ पक्ष की तरफ से तैमूर से संबंधित था और मातृ पक्ष की तरफ से वो चंगेज खां से संबंधित था। पितृ पक्ष की तरफ से वो तैमूर का 5वां वंशज था तथा मातृ पक्ष की ओर से वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1493 ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई थी और फिर बाबर जो है फरगना का शासक बना, मात्र 11 वर्ष की छोटी सी अल्पायु में। बाबर के पड़ोस में एक समरकंद का राज्य भी था, जहां उसके चाचा अहमद मिर्जा शासन कर रहे थे। बाबर चूंकि बड़ा वो था, कूटनीतिज्ञ था, बड़ा चतुर था, इसलिए वो समरकंद का राज्य जो था उस पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। 1494 ईस्वी में अहमद मिर्जा, जो कि इसका समरकंद का शासक था, उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों के बीच में गृह युद्ध हो गया। इसका फायदा उठा करके बाबर ने 1494 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन इस समय उसे पराजय हाथ लगी। इसके बाद में 1497 ईस्वी में उसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया और इस बार उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाबर फरगना और समरकंद दोनों का शासक बन गया था। अब इसके बाद बाबर ने जो है काबुल पर आक्रमण किया। 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया और बाबर जो है काबुल का शासक बन गया। इसके बीच में फरगना और समरकंद दोनों जो है, कभी फरगना बाबर के हाथ में आता, कभी समरकंद उसके हाथ से निकल जाता, कभी समरकंद उसके हाथ में आता और फरगना उसके हाथ से निकल जाता। और कई बार तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई कि समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथ से निकल गए थे और वो एक बेघर की तरह घूम रहा था। तो बाबर जो है जब काबुल का शासक बना 1504 ईस्वी में, तो उसने यहाँ पर अपनी जो परंपरागत उपाधि थी मिर्जा की, उसको छोड़ दिया और पादशाह की उपाधि धारण की, यानी सम्राट की उपाधि धारण की। और यहीं काबुल में ही 1508 ईस्वी में बाबर के पुत्र जो है हुमायूं का जन्म हुआ था। काबुल का शासक रहते हुए जो है बाबर ने अपने साम्राज्य विस्तार की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। बाबर ने जो है इसी समय भारत के बारे में, भारत में अपना राज्य विस्तार करने के बारे में सोचा। अब हम बात करते हैं कि बाबर ने के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो किस तरह की थी। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल बाबर के अनुकूल थी। भारत अनेक छोटे छोटे जो है राज्यों में बटा हुआ था, जिसके अंतर्गत गुजरात, मालवा, बंगाल, पंजाब, मेवाड़, विजयनगर, बहमनी आदि मुख्य राज्य थे। यहाँ पर जो है मुस्लिम राज्य भी थे और हिंदू राज्य भी थे। हिंदू राज्यों में विजयनगर और मेवाड़ का राज्य प्रमुख था, जबकि मुस्लिम राज्यों में गुजरात, मालवा, बंगाल के राज्य थे। हम बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली के राज्य की। बाबर के आक्रमण के समय जो है दिल्ली के अंतर्गत भारत में लोदी वंश का इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। उसने अपने कठोर शासन की वजह से अपने अफगान अमीरों को अपना शत्रु बना लिया था। उसने उनके पुश्तैनी अधिकारों को छीन लिया था, जिससे ये अफगान अमीर उसके विरुद्ध षड्यंत्रों में शामिल हो गए थे। इनमें सुल्तान का चाचा आलम खां लोदी मुख्य था। इसने अफगान अमीरों से मिलकर के दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया हुआ था। दूसरा जो है दौलत खां लोदी था, जो पंजाब का सूबेदार था और ये जो है पंजाब का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। इसके लिए उसने बाबर से साठगांठ भी शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में इस समय नुसरत शाह का शासन था, जो कि एक योग्य शासक था। इस समय बंगाल में सुख शांति थी। बाबर ने अपनी दूरदर्शिता का फायदा उठा करके नुसरत शाह से संधि कर ली थी। इसके बाद में हम जो दूसरा राज्य है उसके बारे में, मालवा जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय मालवा की स्थिति क्या थी।
1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, किंतु तैमूर के आक्रमण के समय यानी 1398 ईस्वी में जो है ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। इस समय बाबर के आक्रमण के समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय शासन कर रहा था। इसने चंदेरी के राजा मेदिनी राय से सहायता प्राप्त करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था, लेकिन बाद में जो है इसने जो है गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय से सहायता लेकर के मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया था। मेदिनी राय ने जो है राणा सांगा से सहायता प्राप्त की और फिर राणा सांगा ने इन दोनों को हराया था। महमूद खिलजी को बुरी तरह पराजित किया था, किंतु बाद में उसने राणा सांगा ने छोड़ दिया था। इस तरह मालवा की स्थिति भी बाबर के आक्रमण के समय जीर्ण हो गई थी। हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के ऊपर भी अधिकार कर लिया था, लेकिन ये भी तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। जफर खान ने, जो कि यहाँ का सूबेदार था, उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। महमूद बेगड़ा जो है और मुजफ्फर शाह द्वितीय यहाँ के योग्य शासक थे। बाबर के आक्रमण के समय मुजफ्फर शाह द्वितीय यहाँ का शासक था। इसका बेटा बहादुर शाह हुमायूं के समय गुजरात का शासक था। इस तरह दिल्ली, बंगाल, गुजरात तथा मालवा चारों में अफगानों की सत्ता थी, लेकिन इनमें से प्रत्येक राज्य जो है अपने स्वार्थों में लिप्त था। उत्तर भारत में अफगान शक्ति प्रमुख थी, लेकिन छोटी छोटी ताकतों में बटी होने के कारण वो संगठित रूप से बाबर के आक्रमण का सामना नहीं कर सकी थी। हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब दिल्ली सल्तनत का अंग था, लेकिन सल्तनत की पतोन्मुख परिस्थितियों का फायदा उठा करके वहां का सूबेदार दौलत खां लोधी जो था वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। इस कारण उसके संबंध इब्राहिम लोधी से बिगड़ गए। उसने स्वतंत्र शासक बनने के लिए बाबर से सांठगांठ की थी, जो कि उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई, क्योंकि बाबर जो है कूटनीतिज्ञ था और वो किसी भी परिस्थिति का फायदा उठाने से नहीं चूकता था। सिंध, मुल्तान, कश्मीर जो है खानदेश, ये भी स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन ये भी इनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि ये बाबर के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर पाते। हम बात करते हैं उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य की, जो था मेवाड़। ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था और इस समय यहाँ पर महाराणा सांगा शासन कर रहा था, जिसने युद्ध कौशल कूटनीति से राजपूताना के समस्त राजाओं को अपने फेवर में कर रखा था, अपने पक्ष में कर रखा था। इन्होंने पड़ोसी मालवा और गुजरात के सुल्तान जो थे, मुस्लिम सुल्तान, उनको हरा करके अपनी शक्ति की जो है प्रतिष्ठा की धाक जमा रखी थी। इस तरह समस्त उत्तर भारत में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था राणा सांगा ने। बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त करने के लिए राणा सांगा का सहयोग मांगा था, जिसका राणा सांगा ने इनकार कर दिया था। बाद में 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में इनका बाबर से मुकाबला हुआ था, जिसमें ये पराजित हुए थे। अब बात करते हैं उस समय के दूसरे हिंदू राज्य विजयनगर के बारे में। बाबर के आक्रमण के समय ये तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य था। हिंदू धर्म और संस्कृति पर आधारित होने के कारण इसे अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्य बहमनी से निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। इसी कारण से उत्तर भारत की राजनीति में ये हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक बाबरी थी, उसमें यहाँ के शासक कृष्णदेव राय को शक्तिशाली शासक बताया है तत्कालीन भारत का। हम बात करते हैं इसके पड़ोसी मुस्लिम राज्य बहमनी राज्य की। ये दक्षिण भारत का मुस्लिम राज्य था, जो बाबर के समय में 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। ये थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इन 5 राज्यों में भी आपसी संघर्ष होता रहता था, जिनके कारण से जो है इनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। साथ ही इनका पड़ोसी जो विजयनगर राज्य था, उससे भी संघर्ष चल रहा था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीति बिल्कुल बाबर के अनुकूल थी। राजनीति में स्थिरता और एकता का अभाव था। कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध अपनी और अपने पड़ोसी राज्यों की शक्तियों को संगठित करके बाबर के आक्रमण का
मुकाबला कर पाता। निसंदेह ऐसी स्थिति बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए उपयुक्त थी। बाबर की महत्वाकांक्षा भी उसे भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, और मध्य एशिया में बाबर की जो है साम्राज्य स्थापना में चूंकि उसको असफलता हाथ लगी थी, उसके बाद उसे लगा कि वो दक्षिण पूर्व में यानी भारत की ओर अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। और इस प्रकार उसने 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया इब्राहिम लोदी के ऊपर, और फिर उसको पानीपत के युद्ध में उसको पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की।